रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर घर से लेकर मोहल्ले में और ट्रेन से लेकर पान की टपरी पर बहस होती है, और खासकर तब और ज्यादा जब इलेक्शन नजदीक हो। कुछ लोग मानते हैं कि रिजर्वेशन कंटिन्यू रहना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं कि इसे विड्रॉ करना चाहिए। जातिगत भेदभाव हो रहा है, आप करो, बट आप सिर्फ ये कह दो कि ये छोटी जाति का है तो गरीब है, ये भी गलत है। आप अपनी जाति वालों को आप खुद दबा रहे हो। जो अगर कोई एक मान लीजिए छोटी जाति, मैं तो मानता ही नहीं है कोई छोटी जाति का होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये रिजर्वेशन सिस्टम दलितों को, छोटे लोगों को मजबूत बनाने के लिए लाया गया था या उन्हें और कमजोर बनाने के लिए, उन्हें और दबाने के लिए? बेशक आप कहोगे कि उन्हें मजबूत बनाने के लिए, उन्हें ऊपर उठाने के लिए। और अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, तो क्या आप ये बता सकते हो कि 75% टॉप मोस्ट जगहों पर बिना रिजर्वेशन वाले क्या कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि रिजर्वेशन से सोसाइटी में इक्वलिटी आती है, लेकिन बेस लेवल पर बात बिल्कुल उल्टा है। आज भी आपको पहले जैसा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। यहां तक कि एक बार प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को भी उड़ीसा में जगन्नाथपुरी टेंपल में इंटर करने से रोक दिया गया था, बट ये आज भी हो रहा है। सो आज के एपिसोड में हम इसे बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को पहले न्यूट्रल होकर पूरी देखिए, देन डिसाइड कीजिए कि क्या गलत है और क्या सही। अगर बायस्ड होकर देखेंगे तो वो बातें जो कंट्रोवर्शियल होंगी उससे हर्ट होंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में जिनके लिए रिजर्वेशन है, उनमें से 80% लोग रिजर्वेशन के डार्क साइड को नहीं समझ पाते और वो उसी में उलझकर रह जाते हैं। और ये बात वीडियो के अंत तक आपको एक एक कर समझ आएगी। देखिए, रिजर्वेशन सही है या गलत, रिजर्वेशन से कैसे पिछड़े लोग आज भी उसी कंडीशन में हैं, इसे समझने से पहले हमें रिजर्वेशन को समझना होगा। भारत में आरक्षण का इतिहास बहुत पुराना है। यहां आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत हो चुकी थी। भारत में आरक्षण की शुरुआत 1882 में हंटर आयोग के गठन के साथ हुई थी। उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले ने सभी के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन और ब्रिटिश गवर्नमेंट की नौकरियों में प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन की मांग की थी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को संविधान लागू होने के साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन देने का फैसला लिया गया था। संविधान के आर्टिकल 15(4) के तहत शैक्षणिक संस्थानों में, जबकि आर्टिकल 16(4) के तहत सरकारी नौकरियों में इस तबके के लोगों को आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जाति के लोगों को 15%, जबकि अनुसूचित जनजाति के लोगों को 7.5% आरक्षण दिया गया, जो राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों के मामले में आबादी के अनुपात में या इससे कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन बावजूद इसके आज भी कंडीशन सेम है, और शायद भारत के बड़े बड़े लीडर्स ये चाहते हैं कि कंडीशन सेम ही रहे। इस बात का प्रूफ है सरकार के द्वारा रिजर्वेशन का टेन्योर हर 10 साल में बढ़ा देना। देखिए, शुरुआत में इस तरह का आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए लागू किया गया था। हमारे संविधान बनाने वालों को उम्मीद थी कि अगले 10 वर्षों में समाज का सबसे पिछड़ा वर्ग इतनी तरक्की कर जाएगा कि उसे भविष्य में आरक्षण जैसे सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान के निर्माताओं को यह भरोसा था कि 1960 आते आते SC/ST समुदाय के लोग ठीक ठाक तरक्की कर जाएंगे। लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं हो पाया। रिजल्ट ये हुआ कि 1959 में 8वें संविधान संशोधन के द्वारा आरक्षण के प्रावधानों को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन अगले 10 सालों में भी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही, और फिर इसे 1969 में 23वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार फिर 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। तब से लेकर हर 10 साल पर एक संविधान संशोधन होता है और आरक्षण का प्रावधान अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने का कारण यह है कि SC/ST तबके की सामाजिक आर्थिक हैसियत में आज भी कोई रिमार्केबल चेंजेस नहीं आए हैं। इसी सिचुएशन को देखते हुए 1990 में सरकार ने 65वां संविधान संशोधन किया, और इस संशोधन के थ्रू संविधान के आर्टिकल 338 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक SC/ST कमीशन का गठन किया गया। यह कमीशन इस वर्ग के लोगों की सामाजिक आर्थिक हैसियत में पॉजिटिव चेंज लाने से संबंधित सुझाव देने के लिए बनाया गया था। साथ ही संबंधित मामलों पर इस आयोग को कुछ कोजाई जुडिशियल पावर भी दी गई। हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान में सबको राइट टू इक्वलिटी मिला हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल में यह पूरी तरह से उल्टा है। लोगों की ओल्ड फैशन थॉट गई नहीं थी, लिहाजा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की खबरें आती रहती थी। इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए ऐसे लोगों के लिए 1955 में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट लाया गया।
लेकिन यह एक्ट बहुत कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि इस एक्ट के लागू होने के बाद भी SC/ST कैटेगरी के लोगों के साथ छुआछूत, भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं होती रही। हालांकि दूसरी तरफ तमाम तरह के सरकारी और गैर सरकारी प्रयास भी जारी रहे। सामाजिक संगठन भी ऐसी घटनाओं को रोकने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला। यहां तक कि इसका उल्टा ही परिणाम निकला। लेकिन कैसे, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, SC/ST प्रोविजन में है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने पर केस दर्ज होगा। इस प्रकार का केस दर्ज होने पर इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस अधिकारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा। केस दर्ज हो जाने के बाद आरोपी की इंस्टेंट गिरफ्तारी होगी। ऐसे मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होगी और ऐसे मामलों में जमानत हाई कोर्ट से ही मिल सकती है। उत्पीड़न के शिकार लोगों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी और उनके सामाजिक पुनर्वास में मदद की जाएगी और केस की सुनवाई के दौरान पीड़ितों और गवाह की यात्रा और दूसरी जरूरी खर्चों को सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। इस एक्ट में यह भी प्रोविजन किया गया है कि ऐसे क्षेत्रों जहां SC/ST समाज के लोगों पर ज्यादा जुल्म होते हैं, उनका पता लगाकर वहां इसकी रोकथाम के कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। इस तरह के प्रोविजन से यह साफ हो गया कि अब SC/ST के लोगों को तंग करने और उनके साथ भेदभाव करने से लोग डरेंगे, और ऐसा हुआ भी। SC/ST एक्ट लागू होने के बाद इन तबके के लोगों पर अत्याचार की घटनाओं में कमी तो बहुत आई, लेकिन इस कानून का एक दूसरा नकारात्मक पहलू भी सामने आया। कई जगहों पर इस कानून को ब्लैकमेलिंग और लोगों को तंग करने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की खबरें भी सामने आने लगी। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जैसे कोई किसी पर आरोप लगाकर केस दर्ज करवा दे कि अमुक आदमी ने अपने हैंडपंप या फिर कुएं से पानी नहीं पीने दिया, या दूसरे तरीके से भेदभाव किया और आरोपी को जेल भेज दिया जाए। और बहुत सारी घटनाएं देखने को भी मिली। इसी को देखते हुए और लंबे समय से ऐसी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि बहुत सारे मामलों में SC/ST एक्ट का मिसयूज हो रहा है। इसी मिसयूज को रोकने के पर्पज से 20 मार्च 2018 को अपना जजमेंट सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में कुछ मामूली चेंज कर दिया। मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 2 बातें थी जो पुराने एक्ट से बिल्कुल अलग थी। पहला, SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज होने पर DSP रैंक का अधिकारी इसकी जांच करेगा और उसे अपनी इनिशियल इंक्वायरी 7 दिनों में पूरी करनी होगी, जबकि ओरिजिनल एक्ट में पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी द्वारा जांच किए जाने का प्रावधान है। प्रारंभिक जांच की समय सीमा के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। दूसरा, अगर किसी सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है तो उसकी गिरफ्तारी से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से इसकी इजाजत लेनी होगी। अपने इस फैसले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मिसयूज को रोकने की दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन इस फैसले के साथ ही पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। अनुसूचित जाति और जनजाति के संगठन सड़कों पर उतर गए और तोड़फोड़ करने लगे। इसके जवाब में समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। कई जगहों पर तो प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी हुई। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पर आता हूं, जिसे जानने के बाद एक बार आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्यों रिजर्वेशन सही ऑप्शन नहीं है मोस्टली जगहों पर। इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे कि हम सब ये समझ चुके हैं कि रिजर्वेशन उन लोगों को दी गई जो गरीब थे, कम पढ़े लिखे थे या फिर पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। सो हम मेडिकल क्षेत्र के रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं। एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन, नीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया में 27% सीट मिलते हैं OBC को, 10% सीट मिलते हैं EWS को, 15% सीट्स मिलते हैं SC को और 7.5% सीट्स मिलते हैं ST को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट मेडिकल कॉलेज में। अब अगर हम सभी को कैलकुलेट करें तो टोटल आता है 59.5%, यानी ऑलमोस्ट 60%। यानी हर 10 में से 6 डॉक्टर तो OBC, EWS, SC, ST वाले होने चाहिए। लेकिन क्या ऐसा है? आप जहां भी रहते हैं अपने आसपास के 10-20 डॉक्टर का नाम पूछिए, आपको रियल फिगर मिल जाएगा। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की नीट कट ऑफ 2023 कॉलेज वाइज रिपोर्ट है पूरे भारत की। ये है जनरल कैटेगरी की रैंक और स्कोर्स, ये है SC और ST वालों की रैंक और स्कोर्स। इस लिस्ट में किसी भी कॉलेज के स्कोर्स SC या ST का जनरल से ज्यादा नहीं है। अब अगर आपको 100 से नीचे रैंक पाना है तो आपको लगभग 700 प्लस अंकों की आवश्यकता होगी। 100 से 1000 के बीच के रैंक के लिए 650 प्लस का स्कोर करना होगा और इस स्कोर और रैंक के साथ एम्स दिल्ली, MAMC, BJMC जैसे टॉप MBBS कॉलेजों में एंट्री की पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है।
तो अब देखिए, सबसे पहले तो एंट्री की पॉसिबिलिटी जनरल कैटेगरी की ज्यादा हो गई। अब दूसरा, अगर आपका सिलेक्शन होता है, आपकी एंट्री होती है, तो हर जगह हर सेक्टर में परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन में। अब रिजर्वेशन रहने के बावजूद चूंकि आपने स्कोर कम किया है, मतलब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट भी करना है, तो आपका सिलेक्शन टॉप लेवल पर नहीं हो सकता। टॉप लेवल पर सिलेक्शन उनका ही होगा जिनका स्कोर अच्छा होगा। अब मान लिया आप डॉक्टर बन गए, तब भी रिजर्वेशन वालों के साथ दो प्रॉब्लम आती है। पहला, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल विजिट करेगा तो वो उस डॉक्टर को चूज करेगा जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया हो, उसकी नॉलेज अच्छी हो। बहुत बार लोगों को ऐसा कहते हुए देखा जाता है कि अरे ये क्या इलाज करेगा, ये तो 40% वाला है। कॉलेज के बड़े ऑफिसर भी अच्छे परफॉर्मेंस वालों को ही बड़ी जिम्मेदारी देते हैं, मतलब बड़े पोस्ट देते हैं, क्योंकि उनको भी परफॉर्मेंस देना होता है। मतलब यहां भी डिस्क्रिमिनेशन पीछा नहीं छोड़ती। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली कौन लोग आते हैं? अमीर लोग, बड़े लीडर्स या गरीब लोग? वही SC ST OBC और EWS वाले लोग जिनके पास पैसे नहीं है। अब यहां पर कंडीशन उन लोगों की और ज्यादा खराब हो जाती है जब एक तो उनके पास पैसा ना होने की वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट किया होता है और ऊपर से वो डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करते हैं जो कम सक्षम है। क्योंकि आपने 60% रिजर्वेशन दिया तो हर 10 में से 6 डॉक्टर तो वही होंगे। तो आप सोचो, एक तरफ आपने रिजर्वेशन दिया अच्छे के लिए, दूसरे तरफ आप उनको हार्म भी कर रहे हो। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि किसी निजी हॉस्पिटल में रिजर्वेशन की कोई बात नहीं होती और जितने भी बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल को जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को नहीं। अब आप सोचिए क्यों। सेम ही कंडीशन अप्लाई होता है एजुकेशन सिस्टम में। अब आप सोचो कि कम सक्षम लोग क्या उन बच्चों को सक्षम बना सकते हैं? शायद नहीं। क्या वो खुद किसी बड़े ओहदे पर पहुंच सकते हैं? नहीं। और ऐसा इसलिए कि इसमें पॉलिटिशियन का पॉलिटिक्स काम करता है, वोट बैंक वाला। वो भी शायद नहीं चाहते कि आप मजबूत बनो। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। अब मान लो कि किसी सर्कल में आपको एक धागे से बांध दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस धागे को तोड़कर सर्कल से बाहर जाओ और एक जॉब ले लो। और आपने धागे को तोड़ा और सर्कल के बाहर जाकर जॉब ले ली। एक दूसरा आदमी है, उसे एक मोटे धागे से बांधा गया और उसे भी सेम ऑफर दिया गया। उसने भी वो मोटा धागा तोड़ा और जॉब ले लिया। तो पहला सवाल यही है कि दोनों में मजबूत कौन है? दूसरा, मोटे धागे को तोड़ने का मोटिवेशन किसे मिला? तीसरा, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कल कोई आता है और कहता है कि अब आपको भी वही मोटा वाला धागा तोड़ना पड़ेगा जॉब के लिए, तो क्या आप धागे को तोड़ पाएंगे? नहीं। लेकिन वो हमेशा मोटे धागे को तोड़कर सर्कल से बाहर निकला है, वो उस समय भी निकल जाएगा और आप उसी में बंधे रहेंगे। और सेम चीजें आज रिजर्वेशन भी कर रही है। आज रिजर्वेशन के वजह से यूथ में यह माइंडसेट आ गया है कि पढ़ाई तो मुझे सिर्फ 40% के लिए ही करना है, सो वो उतना ही एफर्ट लगाते हैं। जबकि जनरल वाले 80% और 90% स्कोर के लिए एफर्ट लगाते हैं, सो वो हमेशा आगे रहते हैं। कभी कभी देखने को यह भी मिलता है कि एक पोस्ट पर वो व्यक्ति नहीं है जो एक्चुअली उस पोस्ट को डिजर्व करता है, बट उस पोस्ट पर वो व्यक्ति है जो डिजर्व नहीं करता, और डिस्क्रिमिनेशन उस समय भी देखा जाता है। लोग कहते हैं कि इसे आता जाता तो कुछ नहीं, बट सीट रिजर्व थी इसीलिए ये यहां बैठा हुआ है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप किसी को 2 रुपए प्रति किलो चावल दे रहे हो तो वो व्यक्ति अपना घर आराम से 10,000 रुपए में चला लेगा। सो वो क्यों 20,000 और 50,000 रुपए कमाने की सोचेगा? सो एक्चुअली में आप उसे मजबूत नहीं, कमजोर कर रहे होते हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें चेंजेस इसलिए नहीं करता कि उस वर्ग से उनको कभी भी वोट नहीं मिलेगा। सो हर एक गवर्नमेंट इसे कंटिन्यू किया जा रहा है, जबकि डेटा बता रहा है कि इससे उनको विशेष फायदा नहीं हो रहा है। सो मेरा मानना है कि कुछ ऐसे रूल्स लाए जाएं जिससे इनको फायदा हो, ना कि पॉलिटिकल पार्टी को। सच कहा जाए तो रिजर्वेशन की जरूरत इक्वलिटी लाने के लिए जरूरी थी और जरूरी है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि क्या जिस पर्पस से रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया था, क्या वो पर्पस पूरा हो रहा है? आपके ओपिनियन का कमेंट बॉक्स में स्वागत है।